हरे कृष्णा। दोस्तों, तैयारी के दौरान एनसीईआरटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए उसके फैक्ट्स को एक स्थान पर एकत्रित करने की कोशिश किया हूँ, जो कि सी टेट या कोई टीचिंग एग्जाम्स या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स, सारे में कहीं न कहीं इनकी भूमिका होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के चैप्टर फर्स्ट में जितने भी, यानी इतिहास एनसीईआरटी कक्षा 6 के चैप्टर फर्स्ट से जितने भी फैक्ट हैं, उनको हम एक जगह लिख लिए हैं, उसी को बताने की कोशिश करते हैं। तो इसका नाम है, यानी चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें कुछ सवाल आते हैं कि कैसे पता लगाएं, क्या पता लगाएं कि अतीत में कैसे लोग रहते थे, हम कैसे जान पाते हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, कहाँ लोग रहते थे। तो सबसे पहला फैक्ट हमको मिलता है, क्योंकि इसमें डिटेल में बात नहीं होगी, केवल फैक्ट टू फैक्ट बात होगी, इसलिए फैक्चुअल क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। तो नर्मदा नदी हमको सबसे पहले मिलती है पहले चैप्टर में। तो हम जान लेते हैं कि नर्मदा नदी सबसे पहले है कहाँ। तो ये हमारे भारत का नक्शा है, यानी हमारा प्यारा भारत। इसमें देखिए नर्मदा नदी, ये नीचे वाले मैप में तो यहाँ पे है। तो यहाँ मध्य प्रदेश से में निकलती है और ये गुजरात होते हुए, अगर इसमें मैप में देखेंगे तो इधर से ऐसे चली आती है, ऐसे ही कुछ आती है। तो यानी ये नर्मदा नदी है, उसके जस्ट नीचे ताप्ती नदी है। तो नर्मदा नदी एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ लाखों वर्ष पूर्व लोग रहते थे। अब वे लोग कौन थे? वो कुशल संग्राहक थे। संग्राहक यानी जो किसी चीज को संग्रह करता है। जैसे वो जो लोग रहते थे इस नर्मदा नदी के आसपास, वो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। विशाल संपदा से परिचित होने का अर्थ यही है कि उनके लिए जो चीज जरूरी थी, यानी उनके खाने के लिए जो जरूरी है, कंद मूल फल शहद, ये सब एकत्रित करने में उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। और वे इनसे भी परिचित थे कि कौन सी चीजें जहरीली हैं, कौन खाने लायक हैं, ये बाकी सारी चीजें ये थी। इसके अलावा अगर देखते हैं तो वे जानवरों का आखेट भी करते थे। यहाँ आखेट शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, तो आखेट का हमने लिखा है कि शिकार करते थे, यानी वे, उनके पास कुछ था नहीं तो खाने के लिए जानवरों का शिकार किया करते थे। ये हो गया पहला, यानी नर्मदा नदी से हमने क्या देखा कि नर्मदा नदी के आसपास जो लोग रहते थे वो कुशल संग्राहक थे, पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। तीसरा तीसरी बात यह है कि वे जानवरों का आखेट यानी शिकार करते थे। दूसरे पे चलते हैं तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ियां। उत्तर पश्चिम क्या है? जब भी हम भारत की बात करते हैं तो देखिए, भारत के ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो इसमें क्या लिखा है? उत्तर और पश्चिम। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो क्या है, ये गिरधर सुलेमान पहाड़ी है। तो जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल। अगर कोई भी पूछे, कहीं भी पूछे, अगर पूछ लेता है तो उत्तर और पूरब, तो उत्तर पूरब ये है, ये क्षेत्र जो आएगा। ये दक्षिण पड़ता है तो पूरब और दक्षिण, या दक्षिण पूर्व पूछ लिया तो ये आ जाएगा। तो ऐसे ही उत्तर और पश्चिम की जो सुलेमान और किरथक पहाड़ियां हैं, ये हमने बना दिया है। तो इस क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। तो यहाँ ये पहाड़ियां हैं सुलेमान और किरथक। ये क्यों हैं? क्योंकि यहीं पे इनके आसपास में एक मेहरगढ़ नामक स्थान है। इन क्षेत्रों में क्या हुआ, मेहरगढ़ में एक गांव है, और उस गांव से हमें क्या मिलता है कि यहाँ ये मिलता है कि यहाँ रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन किया था। यानी सीधा सवाल ये हम बनता है कि सबसे पहले गेहूं का उत्पादन या जौ का उत्पादन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मेहरगढ़ में, या मेहरगढ़ लगाएंगे। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 8,000 वर्ष पूर्व। ठीक, ये फैक्ट क्लियर हो गया।
कि 8000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन किया गया। ठीक। और ये जो लोग रहते थे ये सब और क्या करते थे, भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। पालतू बनाने नहीं लगे थे, शुरू कर दिया था, यानी गेहूं जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया था। और कुछ जानवर जो छोटे सींग या छोटे हिंसक नहीं थे उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया था। कब? ये 8000 साल पहले की बात हो रही है। और कहाँ? ये उत्तर पश्चिम भारत के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में वर्तमान सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच की बात हो रही है। ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है? 1 मिनट में मिटा दूं इसको, हालांकि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। विंध्य और गारो पहाड़ियां। विंध्य और गारो पहाड़ी की बात करते हैं। तो विंध्य पहाड़ी कहाँ है? ये देखिए, इसके बीच में हमने बनाया है कि विंध्य क्षेत्र क्षेत्र वही क्षेत्र जो आता है आगे चल के आपको विंध्याचल पर्वत जो मिलता है वही है, उसी की बात हो रही है, जिसपे विंध्याचल पे एक मंदिर फेमस भी है, आप जानते होंगे। तो विंध्य और गारो क्षेत्र, गारो कहाँ है? गारो ये मेघालय में पड़ता है। ठीक। ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां थी ना, वो वाला गारो, ये पूर्व साइड में, पूर्वी भारत में। ठीक। यहाँ क्या है कि उत्तर पूर्व में गारो, यानी उत्तर पूर्वीय गारो, मध्य भारत में विंध्य। मध्य भारत में कहाँ है? मध्य भारत, मध्य भारत ये विंध्य, दो जगह हो गया। ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, यानी सबसे पहले कृषि कहाँ हुई? मेहरगढ़ में। उसके बाद अगर जो दो क्षेत्रों की बात करते हैं तो ये विंध्य क्षेत्र और उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां। ठीक। ये दो क्षेत्र हैं जो किसके लिए जाने जाते हैं? ये कृषि के विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। नोट एक है कि जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे, यानी विंध्य के, ये विंध्य पहाड़ी है, इसके उत्तर में ही वो स्थान था जहां पे सबसे पहले चावल उपजाया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फैक्ट हमारा सिंधु नदी को लेकर। सिंधु नदी कहाँ बहती है? ये भारत में ही इनका प्रवेश होता है, लेकिन ये यहाँ से इस तिब्बत वाले क्षेत्र से होते हुए यहाँ पाकिस्तान क्षेत्र से अरब सागर में गिरती है। ये सिंधु नदी है। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं हम। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी फले फूले यानी कुछ आरंभिक नगर या शुरुआती नगर जो होते हैं, सबसे पहले मानव सभ्यता के जो शुरुआती नगर थे वो इन्हीं नदियों यानी सिंधु नदी के आसपास विकसित होना शुरू हुए। अगर सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें तो झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक। वहीं गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे की बात करें तो समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास जो है 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ जब 2500 वर्ष पूर्व की बात होती है, 4700 वर्ष पूर्व की बात होती है, तब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जब हम अभी वर्तमान में हैं तो एक ईसा मसीह के जन्म को एक मानते हैं, एक एडी, एनो डोमिनी, यानी एक मान लोगे तो हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? इस समय 2000 वर्ष तक चल के आ गए हैं। अगर यहीं 2000 वर्ष में आ गए हैं, मतलब 2000, ये वर्तमान में जहाँ हैं आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब जब भी 2500 वर्ष की बात, 2500 साल पहले की बात कोई करता है, यानी 2000 साल ये पीछे जाएंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, एडी हो जाएगा, एक एडी होगा। और फिर 2000 में कितना बच रहा है? 500, 500 और ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 500 बीसी, यानी 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो जब भी ये 2500 की बात हुई है तो ये 500 ईसा पूर्व की बात हुई है कि समुद्र तटीय इलाकों में, ये समुद्र तटीय इलाके हैं ना, यहाँ पे शहर जब बसने लगे नगर, तो कब था? लगभग 5-6 या 5 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले, आज से 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है,
ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा अच्छे से और फिर बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। 1 मिनट, इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर दें ताकि दिखता रहे। ठीक है? हुँ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध क्या है? वर्तमान में बिहार वाला क्षेत्र जो है पटना का, उसके आसपास क्षेत्र है। क्यों है इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब ये गंगा नदी आती है और इधर सोन नदी आती है, जहाँ इनका मिलन होता है वहीं पे पाटलिपुत्र राजधानी थी मगध की। क्यों थी? क्योंकि ये एक तरफ से मतलब 3 तरफ से लगभग पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था और बिल्कुल सिक्योर होने के नाते इसको राजधानी बनाया गया था। और उस टाइम में मगध एक विशाल, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। ठीक? इन नदियों के पास प्राचीन काल में। देखो वर्तमान बिहार इसी नाम से जाना जाता है। क्या था पहले? मगध था। शासक बहुत शक्तिशाली थे, हो गया। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बहुत विशाल साम्राज्य था, ये तो पता ही है। देश का नाम, देश का नाम हमारे कैसे पड़ा, क्या हुआ, इसमें थोड़ा-सा देखते हैं कि लगभग देखो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाले, उत्तर पश्चिम फिर वही बात आई कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक? और इसमें क्या लिखा है? उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, इधर से आने वाले, ठीक है? इधर से आने वाले ये जो आए, इधर से कौन आए हैं? ईरान, ईरान इधर ही पड़ता है, तो ईरानी थे, तो यूनानी थे, ये यहाँ से। तो इधर से जो लोग आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? कुछ चीजें की। सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। सिंधु नदी को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, उसको क्या बोले? हिंदोस, हिंद। तो उसी नाम से आगे जब बढ़ते हैं और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। जैसे ये सिंधु नदी थी, इसको क्या बोले? हिंदोस, हिंदोस कहा। और इसकी जब बाद की जो भूमि थी यानी भारत को क्या बोला? इंडिया कहा। किसने कहा? यूनानियों, ईरानियों ने और यूनानियों ने कहा। यानी अगर कहा जाए कि भारत को इंडिया किसने कहा, तो यूनानी और ईरानी, ये आप टिक कर सकते हैं। ठीक है? इसके आगे देखते हैं। देखो ये इंडिया है, ईरानी यूनानी दोनों ने क्या कहा? इंडिया बोला। क्यों बोला? क्योंकि ये प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे और ये सिंधु नदी को हिंदूस, हिंदोस या इंदोस बोलते थे और उसके बाद वाले क्षेत्र को इंडिया बोले, तभी से इसका नाम इंडिया पड़ गया। ठीक है? आगे देखते हैं। आगे क्या है कि भारत, भारत क्या है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो भारत था, एक समूह था, एक कबीले का नाम था, उसी के नाम से बाद में भारत कहा जाने लगा। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? भरत कबीले का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। उन्हीं के नाम पर बाद में भारत कहा जाने लगा, देश, भारत देश प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं। ये मैप हमने देखा। इसके बाद अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, इसकी बात करते हैं। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? स्वदेशी, यानी हमारे पास जो चीजें हैं उसमें क्या है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं जो हमको मिलते हैं। जैसे कोई पुराना ताम्रपत्र मिला या अभिलेख मिले या खुदाई में कुछ चीजें मिली, तो उसमें क्या होता है? देखो, अन्वेषण है, जो खोजते हैं, उत्खनन है, जो खोद के निकालते हैं, पूरा लेख विद्या है, जो पुरानी लेखन विद्या है उससे, मुद्रा शास्त्र है, मुद्रा शास्त्र यानी जो सिक्के मिलते हैं उस पे कुछ कुछ न कुछ जैसे छपे होते हैं, उनसे अनुमान लगाया जाता है। स्मारक होते हैं, यानी पुरानी स्मारक जो हैं, जो इमारतें हैं, जो टूटी-फूटी अवस्था में भले हैं, लेकिन वर्तमान में जो हैं तो उनसे अनुमान लगाया जाता है, उनसे साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। साहित्यिक स्रोत जो हैं कि उस टाइम जो लिखे गए थे, जो ताम्रपत्र पे लिखे गए थे, उस टाइम तक किताबें होती नहीं थी, तो फिर जो भी उत्कीर्णित मिला है हमको, उन सब से और हम अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ऊपर पांडुलिपि और अभिलेखों से भी हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है।
स्वदेशीय भारतीय बात करें तो प्रथम बार या पहली बार मनुस्मृति और द्वितीय में टीकाएं। सबसे पहले तो मनुस्मृति ही लिखेगी, ठीक है, और उसके बाद जब लिखा जाता है इसके बारे में अलग से लोग लिखते हैं, अपने इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो उसको टीका बोलते हैं। तो विदेशी वर्णन क्या था? विदेशी वर्णन यानी यूनानी आए हमारे पास, यानी भारत आए, चीनी आए, अरबी आए, उन्होंने जो देखा वो लिखा, अपने अपने साहित्य में लिखा, उनसे भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। पंचतंत्र की कहानियों का साक्ष्य लोथल से मिलता है। पंचतंत्र की कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं वो बहुत पुरानी हैं और वो लोथल से मिलती हैं। लोथल क्या है? लोथल एक है गुजरात में पोर्ट। पोर्ट क्या है कि ये सिंधु सभ्यता का एक पोर्ट, बंदरगाह कहा जाता है, पोर्ट वो मिला है। वहीं से हमको पंचतंत्र की कहानियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। जब हम पांडुलिपि की बात करते हैं तो पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट जो है लैटिन शब्द मेनू से आया है। मेनू का अर्थ होता है हाथ, यानी हाथ से लिखी गई जो होती है वो पांडुलिपि कहलाती है। ये किस पे लिखी जाती थी? भुर्ज नामक पत्ते पर लिखी जाती थी। भुर्ज नामक पत्ता क्या है? भुर्ज नामक पेड़ की छाल से, सॉरी, पत्ते छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, सॉरी, हाँ, भोजपत्र क्या होता था? भोज नामक पेड़ की छाल थी, छाल से उसको निकाला जाता था, विशेष तरीके से उसको तैयार किया जाता था, उस भोजपत्र पर लिखा जाता था। ठीक, हिमालय क्षेत्र में उगने वाला ये पौधा है और बहुत साल होने की वजह से ये बहुत सी नष्ट हो गई, कई को कीड़ों ने खा लिया, फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये मंदिरों या विहारों में प्राप्त होती हैं, आज भी हैं, देखा जा सकता है। आप संग्रहालयों मंदिरों में कहीं भी जाके देख सकते हैं, बहुत जगह रखी हुई हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, इसमें क्या है इन मैन्युस्क्रिप्ट में या पांडुलिपि लिपि में क्या है? धार्मिक मान्यताओं या व्यवहारों, राजाओं के जीवन के बारे में है, औषधियों के बारे में है, विज्ञान के बारे में है, या सभी प्रकार के विषयों, कुल मिला के ये है कि ये ओवरऑल होती थी। वहाँ की प्रशासन की व्यवस्था क्या है, राजाओं के बारे में क्या है, कुछ बीमारी है तो उसको उसके लिए क्या है, चिकित्सा और दवाइयों के लिए क्या है, तो सारी चीज़ें होती। इसके अलावा हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इस कई संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि अन्य जो है प्राकृत और तमिल में भी हैं। कई संस्कृत में हैं, प्राकृत में हैं, तमिल में हैं। तो ये महाकाव्य कविताएँ हैं और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम तौर पर कौन करते थे? आम लोग करते थे। आम लोग करते थे, यानी प्रजा, राजा नहीं करते, प्रजा ही करती थी, राजा नहीं करते थे। राजा ज़्यादातर उस टाइम संस्कृत या कुछ और भाषा का प्रयोग करते थे, मुख्यतः संस्कृत मानी जाती है, बाकी प्रजा के लिए प्राकृत भाषा मानी जाती है। इसीलिए जब महावीर बुद्ध आए तो उन्होंने ही लोक भाषा को ही चुना, संस्कृत को नहीं चुना, प्राकृत को ही चुना था। तो अभिलेख की बात करते हैं तो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब पत्थर बहुत सालों तक चल सकता है, पेड़ या भुर्ज की छाल से जो बनाते हैं उसकी अपेक्षा, तो फिर पत्थरों पर ही छीने, हथौड़े या किसी चीज से ऐसा उत्कीर्णित कर देने से वो सालों साल वैसे ही बना रहता है। उसी तरीके से कठोर या धातु के किसी धातु के पत्ते या पत्ते जैसे बनाकर या उसको कैसे भी करके उसमें छिद्रित करके भी बहुत बार लिखा गया मिलता है। तो आदेशों को लोगों तक पहुंचाना आसान होता था। क्यों? क्योंकि जब पत्थरों को लिख के कहीं से रोड के चौराहे पे लगा दिए और जो आ जा रहा है वो देख रहा है, तो इससे ये एक फायदा हुआ कि वो तो खराब नहीं हो रहे थे और दूसरा ये था कि लोगों के पास संदेश भी आसानी से पहुंच जाता था, इसलिए अभिलेखों का प्रयोग होता था। स्रोत में हम देख लिए हैं कि पांडुलिपि है, पुरातात्विक है, अभिलेख हैं, 3 होते हैं। अब तिथियों का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। तिथियां बहुत गड़बड़ करती हैं, 4700 साल पहले, 2500 साल पहले, तो ये सब क्या है? और एडी, बीसी, ये क्या होता है? सीई क्या होता है? तो एडी होता है एनो डोमिनी। पहले पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एडी होता है एनो डोमिनी, सीई होता है कॉमन एरा, दो लैटिन शब्द, और बीपी होता है बिफोर प्रेजेंट, और बीसीई होता है बिफोर कॉमन एरा। अब इसको जानते हैं थोड़ा सा। देखो, सीई कॉमन एरा होता है जो यानी चल रहा है। कॉमन एरा की नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि शुरुआत से ही जो है। एडी
को एनोडोमनी बोलते हैं। और उसी को अगर कॉमन एरा लिख दिया जाए नॉर्मली, हालांकि ये विशेष रूप से वर्तमान में कॉमन एरा को थोड़ा अलग करके देखा जाता है। जैसे लोग ईस्वी लिखते हैं ना, तो आजकल लोग कॉमन एरा लिखे सीई लिखने लगे हैं। जैसे 1947 सीई या इस टाइप से लिखते हैं। तो एनोडोमनी हो गया। एनोडोमनी यानी दो लैटिन शब्द से बना है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहा है। ईसा मसीह का जन्म मान लो, एक मानना नहीं है, माना गया है, एक एडी हुआ, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, ठीक, एडी हो गया। तब 2 एडी 3 एडी इस तरीके से चलते चलते हम लोग कहाँ आए हैं, 2024 एडी में आए हैं, ठीक। इसी को ही एडी हटा के अब ज्यादातर कॉमन एरा प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आपका जन्म मान लीजिए 2003 में हुआ था, तो 2003 एडी अब नहीं लिखता कोई। अगर नॉर्मली लिखा 2003 सब जानते हैं, लेकिन अगर लिखना हुआ तो आप एडी भी लिख सकते हैं, आप सीई भी लिख सकते हैं, और आप भी लिख सकती हैं, ठीक है, कोई भी लिख सकता है, दोनों सेम है। एडी की जगह नॉर्मली आजकल सीई का प्रयोग कॉमन हो गया है, जिसे कॉमन एरा बोलते हैं, ठीक। बीपी बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले की बात करते हैं। कोई भी वर्तमान से पहले की बात करेंगे तो बीपी लगा देंगे। बीसी बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा मतलब है कि एक एडी से पहले, एक एडी से पहले यानी ईसा मसीह का वो बुद्ध का जन्म मान लो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ना, तो बीसीई यानी एक एडी से पहले जब जाएंगे तो बीसीई हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अब समझ आ गया? थोड़ा सा मिटा के फिर से पूछता हूँ, याद कर लीजिए तो। एक मिनट, मिट जा। हाँ, थोड़ा सा हो गया। ठीक। तो अब बात करते हैं एडी और सीई, दोनों सेम है हमने बोला। आप अपने जो भी देख रहे हो अपने डेट ऑफ बर्थ के आगे एडी भी लगा सकते हो, लेकिन बल लगाते नहीं नॉर्मली, ठीक है। सीई कॉमन एरा हो गया, उसको भी लगाते सकते हो सीई, ठीक। ये दो लैटिन शब्द हैं जो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से हैं। ये हो गया, बीपी हो गया बिफोर प्रेजेंट, इसके पहले एक एडी से पहले मान लेंगे बिफोर कॉमन एरा, ठीक। ये अब समझ आ गया। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां लास्ट में दी गई होती हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये आप बताओगे कितने वर्ष पहले, यानी इसको बीसी में बताना है या एडी में, किस में आएगा, ठीक है। अब इसमें दिया गया क्या क्या दिया गया है कि कृषि का आरंभ हुआ था 8000 वर्ष पहले, ठीक। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु सभ्यता, कलर चेंज कर लें, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब हुए, 4700 वर्ष पूर्व। अब बताइए 4700 वर्ष पूर्व हुए तो ये कितने बीसी जाएगा, ये कितना ईसा पूर्व होगा। ईसा पूर्व देखो एक एडी होता है, और एक एडी से आज से आए हैं 2000 साल आगे। अब आपको 2000 पीछे जाना है, फिर कितना बच रहा है, 2700 जाना है, तभी तो 4700 होगा। अब ये 2700 जाना है, तो आप मतलब अपने हिसाब से समझ के बताइए, कमेंट करिए। गंगा नदी, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा सा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। अब 2500 वर्ष पूर्व को बताइए कब तक जाएंगे, कब तक जाएंगे, यानी 5 बीसी बिफोर क्राइस्ट, या ईसा पूर्व जाएंगे, या 6, अपने हिसाब से। अगर नहीं समझ आ रहा है तो सीधे लिख सकते हैं कि गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान में लगभग 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान कहाँ है, देखो वर्तमान में हम लोग कहाँ हैं, 2000 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान हम लोग कहाँ आए हैं, ये 2024 चल रहा है, या 2000, इसको लगभग 2000 में ना, तो ये बिफोर जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म के 2000 बाद हम लोग अभी वर्तमान में जीवित हैं, यानी 2000 साल पहले ईसा मसीह आए थे, ठीक। ये सारी चीजें होंगी। बस इतना ही था हमारे चैप्टर फर्स्ट में, ओके। इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी फैक्ट नहीं है। आप बुक उठा के देख सकते हैं, अगर होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, सबको जानकारी हो जाएगी। कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैंने खुद पढ़ा है, खुद देखा है, खुद निकाला है, खुद लिखा है, इसलिए बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली। आपको लगता है, हाँ, आप किताब पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट नो डाउट बहुत अच्छा होता है।
कोई पढ़ा दे, कोई कुछ भी कर दे, लेकिन आप जब खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, तो वो जब तक याद रहता है, वो जो समझ होती है, वो कहीं विकसित नहीं होती। ये तो सत्य है। ठीक है? ओके। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, बताइएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।